सैपोनिफिकेशन वैल्यू, है ना। ये एसिड वैल्यू के जैसा ही होता है बट एसिड वैल्यू नहीं होता है प्यारे दोस्तों। अब ये है क्या, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा और इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे पास 1 ग्राम फैट या ऑयल का सैंपल अवेलेबल है, ठीक है बेटा, तो उस 1 ग्राम फैट या ऑयल को पूरी तरीके से साबुन बनाने के लिए 1 ग्राम फैट या ऑयल के सैंपल को कंप्लीटली सेपोनीफाई या साबुन बनाने के लिए जितने मिलीग्राम ऑफ केवेच की नीड पड़ेगी, उसी के मिलीग्राम के नंबर को ही क्या बोलेंगे, सेपोनिफिकेशन वैल्यू बोलेंगे। मान लो कि हमारे पास एक सैंपल ऑफ ऑयल दिया गया है, उसका जब मैंने 1 ml साबुन बनाया तो मुझे उसमें 10 मिलीग्राम केवेज की नीड पड़ी, और दूसरा जो सैंपल था उसके 1 ml के लिए मुझे 20 ग्राम पड़ी। तो जिसका 20 ग्राम पड़ी उसका सेपनिफिकेशन वैल्यू 20 यानी कि ज़्यादा है। इतना तो डेफिनेशन तो समझ में आ गया है कि 1 ग्राम ऑयल या फैट को कंप्लीटली साबुन बनाने के लिए या सेपोनीफाई करने के लिए जितना मिलीग्राम ऑफ केवेज की नीड पड़ती है, उसी को ही हम उसका सेपोनिफिकेशन नंबर कहते हैं। अरे बोलो बेटा, हेलो। 1 ग्राम फैट या ऑयल आपने लिया बेटा, उससे साबुन बनाना है सेपनिफिकेशन मेथड से, ठीक है, प्रोसेस ही होता है। तो उसके 1 ग्राम को पूरी तरीके से सेपनीफाई करने के लिए एक 1 ग्राम फैट या एसिड को, ऑयल को जितने मिलीग्राम क्या चाहिए हमें, केवेज चाहिए, उसी को बोलते हैं उसका सेपनिफिकेशन वैल्यू। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या बताता है बच्चों, अगर से आपके पास जो आपने फैटी एसिड यूज किया, ऑयल जो यूज किया है, उसके फैटी एसिड में जो एल्काइल पार्ट है अगर वो लंबा है, उसका चेन लेंथ क्या है, बड़ा है बच्चों, तो उसका सेपनिफिकेशन वैल्यू क्या आएगी, लोअर आएगी। इसका मतलब अगर किसी भी ऑयल या फैट सैंपल का सेपनिफिकेशन वैल्यू हाई आ रहा है तो उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड होंगे, जैसे कि कोकोनट ऑयल में होता है। ऑयल की सारी डिटेल जानकारी आपको फर्स्ट क्लास में दे दी गई है कि कौन से सेचुरेटेड होते हैं, कौन से अनसेचुरेटेड होते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। लो सेपनिफिकेशन वैल्यू का मतलब होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जैसे रेपसीड ऑयल, ठीक है बच्चों। अब एक बात और, कई बार लोग ना जब वो फैक्ट्रियों में ऑयल यूज करते हैं तो उसमें अडल्ट्रेशन डाल देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे साबुन नहीं बन सकता, है ना, ऑयल के साथ मिक्सिंग कर देते हैं, ये आजकल बहुत कॉमन है। तो अगर आप उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल देंगे तो इम्प्योरिटी डाल देने से सेपनिफिकेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी भी सैंपल का एस बी वैल्यू मतलब कि सेपनिफिकेशन वैल्यू लो आ रही है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उसमें एडल्ट्रेशन भी हो सकता है प्यारे बच्चों। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम इसे परफॉर्म लैब में कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत छोटी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लैब में 2 बीकर ले लेंगे, क्या लेंगे बेटा जी, 2 बीकर ले लेंगे अपने लैब में, ठीक है। 2 छोटे छोटे बीकर ले लेंगे अपने लैब में। हेलो, बात समझ में आ रही मेरी, हमने 2 छोटे बीकर ले लेना है बेटा। मान लीजिए कि आपने जो बीकर लिया है दैट इज इस तरीके से, ये लैब में एमएससी में भी है, बीएससी में भी है, और कहीं कहीं तो ये 12th में भी है। 2 बीकर ले लिया आपने, ध्यान से सुनिएगा बच्चों प्लीज, है ना। एक बीकर में हमने 1 ग्राम से 2 ग्राम, कहीं कहीं 0.5 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 ग्राम या 2 ग्राम आपने ऑयल या फैट का सैंपल इसमें डाल दिया। क्या डाला बेटा इसमें, ऑयल डाल दिया, ठीक है। इसको हम सैंपल बोलते हैं। इसमें पहले हमने ऑयल डाला या फैट, जो भी आपने जिससे भी साबुन सेपनिफिकेशन वैल्यू जिसका भी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आप डालेंगे क्या, केवेच डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा, केवेच डाल देंगे, ठीक है। और केवेच डालने के बाद इसको हम कंडेंसर लगा करके सैंड बाथ पे रख करके गर्म करेंगे जब तक कि ये उबल ना जाए, बॉयल ना हो जाए। इतना समझ में आया, हेलो, ठीक है बेटा। और इसमें देखो क्या करेंगे, जितना केवेच इसमें डालेंगे उतना ही केवेच इसमें भी डाल देंगे बच्चों, लगभग 25 ml केवेच इसमें भी डालेंगे, और केवेच इसमें भी डाल दिया। तो इसमें तो केवल केवेच ही है ना बेटा, और इसमें केवेच
के साथ साथ ऑयल भी है। 1 घंटे बाद जब ये उबलने लगे आपको, तो आपको क्या करना है, इसको दोनों को ठंडा कर लेना है, मतलब इसको ठंडा करना है, जनरली इसको तो गर्म करा नहीं हमने। तो इस ये ब्लैंक है, इसमें केवल केवच है, इसका नाम क्या है, ब्लैंक है बच्चों। अब क्या है देखो, ऑयल ने केवेज के साथ रिएक्शन करके साबुन बना लिया होगा, लेकिन सारे केवेज के साथ रिएक्ट नहीं करा होगा। मान लीजिए कि ऑयल ने, हमने 10 इक्विवेलेंट डाले थे, 8 से रिएक्शन कर लिया, तो कितना बचा है, 2 बचा हुआ है, 2 बचा है। तो इसमें जो केवेज होगा, जो रिमेनिंग केवेज होगा, और इसमें जो केवेज होगा, किसमें ज्यादा केवेज होगा जरा बताओ, बी में या एस में? बोलो, किस वाले बीकर में ज्यादा केवेज के इक्विवेलेंट होंगे? बी में या एस में? बोलो बेटा। बी में हो, क्योंकि बी तो अनरिएक्टेड है, इसने तो रिएक्शन करा ही नहीं है अभी, तो ये तो बिल्कुल, मान लो अगर 20 इक्विवेलेंट होंगे तो 20 के 20 सेफ होंगे इसमें। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का टाइट्रेशन करना, किसके साथ बेटा, HCl के साथ। ठीक है, किसमें ज्यादा HCl लगेगा जरा बताओ, बी में या एस में? बी में लगेगा बच्चों। तो ये जो आप यहां से, जो बी होता है बच्चों, मतलब ब्लैंक में जो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज होगा वो ज्यादा यूज होगा, इस नाते मैंने यहाँ बी लिखा है, ध्यान से सुनो। और सैंपल वाले में वॉल्यूम ऑफ HCl जो यूज होगा वो कम यूज होगा, तो वो बी माइनस है। सब समझ में आ गया? हेलो, इसमें क्या होगा, दोनों में HCl होगा बेटा। ठीक है, तो यहां से बी माइनस एस हो जाएगा, और इंटू जो भी आप HCl यूज कर रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी, इंटू 56.1 क्या होता है, केवेज का मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, और डिवाइड बाय वेट ऑफ फैट और ऑयल, जो भी आपने वेट लिया है, इस फार्मूले में पुट कर दोगे तो उस पर्टिकुलर फैट या ऑयल का सैप्निफिकेशन वैल्यू आराम से निकल जाएगा। यही है तरीका बच्चों। क्या आप लोगों को समझ में आ गया है इतना? बोलो भाई। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, फार्मूला भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है बेटा, ठीक है, दोनों पूछ सकता है हम लोगों से, है ना। हेलो, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, न्यूमेरिकल कोई दिक्कत नहीं, अगर न्यूमेरिकल करना तो न्यूमेरिकल कर लो आप, ठीक है। यही फार्मूला लगाना आपको, सीधा सीधा। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है इम्प्योरिटी बेटा। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है इम्प्योरिटी, अगर हमने अपने फैट या एसिड में मिला दिया। कई बार लोग ऑयल में नकली चीज़ें मिला देते हैं ना, जो दिखने में ऑयल होता है लेकिन ऑयल होता नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत महंगा है बेटा, है। FA मतलब फैटी एसिड, बताया तो था लास्ट क्लास में सारा डिटेल में। तो एक क्वेश्चन कर लें। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग ही करोगे भाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइग्लिसराइड बेटा। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? फैट या ऑयल, क्यों बेटा, है ना, का सैंपल लिया गया। एक ट्राइग्लिसराइड यानी फैट या ऑयल का सैंपल लिया गया, ठीक है, जिसका वेट 2.0 ग्राम है। ठीक बात है इतना। इस सैंपल को पूरी तरह
इस सैंपल को पूरी तरह बेटा, बिल्कुल जो डेफिनेशन होगा वही दिया रहेगा, पूरी तरह सेपोनीफाई करने के लिए सेपोनीफाई करने के लिए 25 ml ऑफ 25 ml ऑफ 0.5 N KOH के साथ रिफ्लेक्स किया गया। क्या किया गया बेटा? रिफ्लेक्स किया गया। ये ऑर्गेनिक के लैब में आपने किया होगा, है ना, एमएससी में। क्यों रिफ्लेक्स किया गया? ठीक है बेटा। टाइट्रेशन के बाद पता चला टाइट्रेशन के बाद आप लोग तब तक आधा काम कर लीजिए कि क्या क्या दिया है। पता चला कि 10 ml 0.5 N HCl एक्सेस केवेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया गया। कैलकुलेट SB ऑफ दिस ऑयल या फैट। चलो ऑप्शन दे देता हूं बेटा, ए बी, हालांकि बहुत आसान है अगर आपने सही से पढ़ा तो। ठीक है बेटा, 110, 210.3, 310.4, 410। चलो भाई करो। बताओ क्या आंसर आएगा। हो जाएगा बेटा। बोलो भाई, करूं सॉल्व में इसको? तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सोल्यूशन बनाऊंगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया आपका। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें W दे दिया गया है 2 ग्राम, है ना। ठीक है बच्चों, ब्लैंक मतलब कि जितना केवल शुरू में लिया गया, तो ब्लैंक अगर हम बात करते हैं तो 25 ml हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा मेरा? 25 ml हो जाएगा। सैंपल में कितना रह गया था? तो सैंपल में था 10 ml, ठीक है, क्योंकि 10 ml लगा इसका। और नॉर्मेलिटी
कितना है 0.5 है। तो अब फार्मूला क्या बेटा, फार्मूला है एस बी का बी माइनस एस इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 56.1 अपॉन वेट। बी माइनस एस कितना हो जाएगा भाई, 25 माइनस 10 15.5 इंटू 56.1 अपॉन 2, लगभग कितना आएगा 210.37 मिलीग्राम के एच पर ग्राम आयल। यानी 1 ग्राम आयल में 210 ग्राम केवेच आपको डालना पड़ेगा। क्या सभी को समझ में आया ये? ठीक है भैया, क्लियर है? तो सिंपल सी बात थी बच्चों, ठीक है। हमने 2 वैल्यूज पढ़ लिए हैं, एक का नाम था एसिड वैल्यू, दूसरे का नाम क्या है बेटा, सैपोनिफिकेशन वैल्यू या साबुन की वैल्यू। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोडीनेशन या आयोडीनेशन वैल्यूज, ठीक है बच्चों। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, अनसैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? तो जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं ना डीवीई बोलते हैं, क्यों केमिस्ट्री में, ठीक है, डीवीई बोल देते हैं इसी को। और इसी को आजकल एक और नाम दे देते हैं, क्या, डी यू, सिंपल डी यू लिख देते हैं, डी यू, है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। ये सिंपली अगर हमसे कोई पूछे तो मैं इसको बोलता हूँ बेटा ठीक है, आपको इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका यही होता है कि जो आपका कंपाउंड है बेटा, उसमें अभी हाइड्रोजन कितने हैं, और जब उसी कार्बन के बराबर का अल्केन बनाया जाता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, उनका डिफरेंस होता है बाई 2। तो ये बताता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग, है ना बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम इसको टेस्ट कैसे कर पाएंगे, ये तो हो गया कैलकुलेशन करना, इसके फार्मूले आपको सिखाए गए हैं, बहुत सारे फार्मूले मैंने इस पर लेक्चर बनाया हुआ है। अब आता है कि अनसैचुरेशन को टेस्ट कैसे करोगे आप, ठीक है बच्चों। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हमारे हर, बताओ कितने आप लोग जानते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, है ना बेटा। तो अनसैचुरेशन का जब टेस्ट की बात आती है प्यारे दोस्तों, तो हमारे पास या हमारे जहन में जो पहला नाम आता है, और शायद पीजीटी का कोई पेपर सेट होता हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आता हो, मतलब मैंने एक साल में 3 पीजीटी निकाले थे, तीनों का पेपर का पार्ट था वो, एक ही साल में 3 जगह सिलेक्ट हुआ था, केवीएस में, एनबीएस में, यूपी में, और तीनों में सिमिलर क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अब देखो, जिनमें से एक क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि वो इस बार आप लोगों में पूछ ले, है ना, क्योंकि फ्यूचर का क्वेश्चन भी तो हमें रेडी करना पड़ेगा, कि जो क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया बिल्कुल फ्रेश है, वो क्वेश्चन कहीं पूछ ले। तो बहुत सारे बच्चे उसको करते नहीं, फिर वही इंपॉर्टेंट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वो भी हो जाता है जो कभी, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो बार बार पूछी गई वो इंपॉर्टेंट होती है, जो कभी नहीं पूछी गई हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है ना, क्यों। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा। अच्छा बैक स्लाइड कर दूं बेटा। आगे बढ़ूं, तो आप पहले रीजन का नाम बताओ जिससे हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन करते हैं या सैचुरेशन टेस्ट करते हैं। वेयर एजेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वेयर एजेंट पर्पल कलर का होता है, हमारी लैब में हर जगह यही तो है ना बेटा, लैब में एक्चुअली में इसी का यूज करते हैं। जरा बताओ इसका कंपोजिशन क्या होता है।
देखो क्या क्या होता है, याद कर लो अभी अभी, गलती मत करियो। 1% बेसिक होता है, फिर कोल्ड होता है, फिर KMnO4 होता है, याद है? नॉर्मल KMnO4 भी देता है, एसिडिक KMnO4 देता है। 1% बेसिक कोल्ड KMnO4 को बेयर एजेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर है, तो जैसे बेयर एजेंट उसके अंदर डालोगे उसका कलर गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अगर वो इसके कलर को उड़ा देता है, कलरलेस करता है, इसका मतलब उसके अंदर अनसैचुरेशन है। उसका एक्सेप्शन बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन में एक्चुअली में डबल बॉन्ड नहीं है, दिखता है, ड्यू टू रिजोनेंस डबल बॉन्ड का करेक्टर वो खो देता है। दूसरा बताओ क्या है हमारे पास, अगर ये लैब में ना हो तो? ब्रोमीन वाटर है ना, Br2 वाटर इन CCl4। तो लगभग रेडिश ब्राउन कलर का एक सैंपल होता है जिसको ब्रोमीन वाटर कहते हैं। और अगर आपको अपने कंपाउंड का अनसैचुरेशन टेस्ट करना, पता लगाना है कि उसमें अनसैचुरेशन है या नहीं है, तो आप केमनो बेयर एजेंट की जगह पर इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये भी नहीं है आपकी लैब में, तो क्या यूज कर सकते हैं आप? बोलो भाई। अरे बोल दो, कुछ तो बोलो भैया। बोलो बेटा। कोई सुना है? तो एक होता हमारे पास बीज सोल्यूशन, क्या होता है बेटा? इसे अभी पढ़ो, बीज रिएजेंट। बीज रिएजेंट ही मुझे आपको पढ़ाना है आज, ठीक है? इसको हम बोलते हैं दैट इज द, यह एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ICl, आयोडीन क्लोराइड जो है उसको हम बोलते हैं बीज रिएजेंट। एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, पता आपको? जब दो डिफरेंट हेलोजन के बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको इंटर हेलोजन कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो बताओ बेटा। हेलो। हम्म, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो है नहीं? हम्म, ठीक है बेटा। अब हम इसको समझेंगे बच्चों, इस चीज को समझेंगे, कैसे समझेंगे? मान लो प्यारे बच्चों, बीज रिएजेंट आपने समझ लिया है, सीख लिया है। आपके पास कोई भी फैटी एसिड हो सकता है, और फैटी एसिड जो आपके पास, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड है, उसके अंदर फैटी एसिड होता है प्यारे बच्चों। और फैटी एसिड का जो अल्काइल पार्ट होता है वही डिसाइडिंग पार्ट होता है, वही मेरे आयल के या फैट के नेचर को बता देता है कि भैया आपको आयल या फैट कैसा होगा, है ना? तो आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, कुछ आयल ऐसे होते हैं उनको ऐसे थोड़ी देर खुले रख दो तो जम जाते हैं वो, है ना? चिपचिपे हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, देखा आपने? हेलो। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिनको अगर हम क्या करें बच्चे, ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो वो हवा लगते ही चिपचिपे हो जाते हैं। सुना है कभी ऐसा? जैसे सरसों का तेल तो नहीं, अलसी का तेल, अलसी का तेल, अलसी का तेल इतना गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल जम जाए, बाल में इस नाते नहीं लगा सकते आप अलसी का तेल, ठीक है? कोई अलसी का तेल बाल में लगा के घूमे, बाल ऐसे स्टिकी हो जाएंगे, जम जाएंगे बिल्कुल, ठीक है? हेलो। तो अगर किसी को होली होली में परेशान करना हो तो आप नॉर्मल ऑयल की जगह पे क्या दे दीजिए, अलसी का तेल दीजिए, ठीक है? उनके बाल एकदम बिल्कुल बच जाएंगे, ऐसे जटा टाइप का हो जाएगा। वो हवा लगते ही उसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? तो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होकर के स्टिकी हो जाते हैं। तो एक्चुअली में मुझे आज पता करना है कि मेरे पास जो सैंपल आया है ऑयल या फैट का,
उसके अंदर जो फैटी एसिड का अल्काइल पार्ट है वो ज़्यादा सैचुरेटेड है या कम सैचुरेटेड है, यानी उसमें ज़्यादा ज़्यादा डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये बात निकालनी है। ज़्यादा डबल बॉन्ड है इसका मतलब ज़्यादा वो अनसैचुरेटेड है, कम डबल बॉन्ड है इसका मतलब वो कम सैचुरेटेड का कम अनसैचुरेटेड है ना। तो इसी बात को निकालने के लिए हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कहीं भी अल्कीन है बच्चों, क्या है, अल्कीन है, ये है अल्कीन है, तो इस अल्कीन की इस डबल बॉन्ड का ट्रीट अगर हम कर, ये अल्कीन यही पार्ट हमारे फैटी एसिड में है बच्चों, हमारा मेन फोकस फैटी एसिड के डबल बॉन्ड पर है, यानी उसके अनसैचुरेटेड पार्ट पर है बच्चों, ठीक है। तो इसको रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं, ICl के साथ। ICl को कौन सा रिएजेंट आप लोग बोलते हैं जरा बताओ, विज रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। ICl को विज रिएजेंट के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। ICl पूछा जा सकता है, एक बार यूपीपीजीटी में पूछा गया, जितने टफ क्वेश्चन है ना वो यूपीपीजीटी में ही पूछे जाते हैं, भी बता रहा हूँ। इस नाते यूपीपीजीटी का जो प्रीवियस ईयर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विज रिएजेंट, जितने भी इंडिया में पीजीटी के पेपर होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो होता है यूपीपीजीटी का होता है, विज रिएजेंट। तो विज रिएजेंट क्या होगा, जैसे मान लो बच्चों कि आपके पास 10 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड के लिए कितना ICl नीड होगा, एक होगा, अरे बोलो, एक नीड होगा ना, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और एक जगह पर तो आयोडीन लग जाएगा, एक जगह पर क्या लग जाएगा बेटा, क्लोरीन। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने मान लो 10 इक्विवेलेंट ICl डाले हैं, लेकिन मेरे मॉलिक्यूल के अंदर 5 ही डबल बॉन्ड है, तो कितने ICl बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। हेलो, मेरे आयल के अंदर मान लो कि 10 ही डबल बॉन्ड हैं और आपने 20 ICl के मॉलिक्यूल डाल दिए, तो कितने खर्च होंगे, 10 खर्च हो जाएंगे, 10 बच जाएंगे। तो जो बचा हुआ है कितना बचा हुआ है, जैसे जितना डाला था तो मुझे मालूम था, जितने ड्रॉप या जितने इक्विवेलेंट डाले थे वो तो मुझे मालूम है, अब वो कितने यूज हुए हैं उसको निकालने के लिए कितने बचे ये पता होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए मैंने किसी को 1000 रुपये दे के शॉपिंग करके आओ, ये सामान लेके आओ, और मुझे देता है कि 200 रुपये वापस करता, तो इसका मतलब उसने 800 रुपये का सामान लिया होगा, अरे बोलो। तो जो रिमेनिंग ICl है ना, इस ICl का पता लगाने के लिए हम इस ICl जो रिमेनिंग ICl है बेटा, ठीक है, ये कौन सा है, लेफ्ट ICl है बेटा। लेफ्ट ICl का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, के आई के साथ, किसके साथ, के आई के साथ। के आई इस ICl को साथ रिएक्शन करके KCl बना लेता है, प्लस क्या बना देता है बेटा, I2 बना लेता है। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कितना आयोडीन यहाँ से निकला है ना, कितना आयोडीन यहाँ से निकला है प्यारे बच्चों, तो जितना आयोडीन का इक्विवेलेंट होगा उतना ही ICl का इक्विवेलेंट होगा, अरे बोलो, ये तो केमिस्ट्री कहती है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना आयोडीन का इक्विवेलेंट होगा इसको निकालने के लिए हम करते हैं क्या, आयोडीमेट्री करते हैं, क्या करते हैं बेटा, आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री भी मैंने पढ़ाया होगा कहाँ, रेडॉक्स में, अरे बोलो बच्चों, आयोडीमेट्री आयोडोमेट्री। तो आयोडीन जो हमारे पास यहाँ से निकला, इस आयोडीन का रिएक्शन करेंगे हाइपो के साथ। हाइपो क्या है, किसी को याद आ रहा है, Na2H2O3 इंटू 5H2O। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी पूछा गया 2016 वाले पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है हाइपो, ये स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन है। तो हाइपो सॉल्यूशंस ले लिया आपने। अब हाइपो सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शंस हर बार आप देख लीजिए, 20 साल के पेपर उठाइए, मैं आपको 20 में से 18 साल में दिखा दूंगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आता है, ठीक है बेटा। तो आएगा क्या, 2NaI होगा प्लस 2NaI हो गया बेटा, उसके बाद होगा Na2S4O6, Na2 सोडियम टेट्राथायोनेट, ये है, ठीक है, इसके दो मालिक। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जितना हाइपो की इक्विवेलेंट होंगे उतने ही आयोडीन के इक्विवेलेंट होंगे, और जितने आयोडीन के इक्विवेलेंट होंगे उतने ही ICl के, बचे हुए ICl के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है बेटा। और बचे हुए ICl के इक्विवेलेंट अगर हम
जो आईसीएल की इक्विवेलेंट हमने डाले थे उनमें से माइनस कर दें तो जो यूज हुआ है वो मालूम हो जाएगा। अरे बोलो, हेलो। हम्म, तो ये तो हो गया इस आयोडीन वैल्यू का प्रिंसिपल। क्या हो गया बेटा? आयोडीन वैल्यू का ये प्रिंसिपल है, सिंपल सा बच्चों। ठीक है, ये आयोडीन वैल्यू का सिंपल सा प्रिंसिपल है। अब आप इसका डेफिनेशन पढ़ने जाते हैं बच्चों। तो अगर आपने 100 ग्राम कोई ऑयल ले लिया है ना, 100 ग्राम कोई ऑयल का सैंपल ले लिया, तो 100 ग्राम के लिए 100 ग्राम ऑयल सैंपल के लिए कितना ग्राम आयोडीन की नीड पड़ेगी आपको, उसको मेजर करने बेटा। ठीक है, तो लिखो इसका डेफिनेशन एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं। आयोडीन वैल्यू का डेफिनेशन, ग्राम ऑफ आयोडीन टेकन अप बाय द 100 ग्राम ऑफ द ऑयल और फैट। ठीक है बेटा, तो आयोडीन वैल्यू को हमने डिफाइन कर लिया, सिंपली क्या है? आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। ठीक है बेटा, ये क्या है जरा बताओ एक बार। ये है ग्राम ऑफ आयोडीन यूज्ड फॉर 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। 100 ग्राम ऑयल या फैट के लिए जितने आयोडीन के ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम उसका आयोडीन वैल्यू कहते हैं। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? हम्म, ठीक है बेटा। अब जो आयोडीन वैल्यू आएगी बच्चों, ठीक है, जो भी आयोडीन वैल्यू हमारी आएगी, जो आयोडीन वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है, वो 1/, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के प्रोपोर्शनल होगी। किसके बेटा? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के। ठीक है, अनसेचुरेशन ऑफ अल्काइल पार्ट ऑफ फैटी एसिड। जो हमने फैटी एसिड या ऑयल जो यूज किया उसमें जो फैटी एसिड है ना, उसके आर वाले पार्ट में, अल्काइल पार्ट में कितना ज़्यादा डबल या ट्रिपल बांड है। जितना ज़्यादा डबल बांड होंगे, सॉरी, जितने ज़्यादा डबल बांड होंगे उतनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू आएगी। बोलो भाई, तो आयोडीन वैल्यू क्या बताता है? सिग्निफिकेंस क्या बेटा? हाँ जी, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बच्चों, बस सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताता है बच्चों। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बताओ, सेचुरेटेड फैट की आयोडीन वैल्यू ज़्यादा होगी या अनसेचुरेटेड फैट की? अनसेचुरेटेड फैट की ज़्यादा होगी बच्चों। ठीक है, जो फैट अनसेचुरेटेड होंगे उनकी आयोडीन वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। अरे बोलो, ठीक। हाँ हाँ हाँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, इस डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ये तीनों एक चीज़ है। इन तीनों पे एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ बेटा, उसे प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, हेलो। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला कैसे यूज करेंगे आप सेकंडों में लगा लोगे। मैंने पूरा 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाया है, आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, मेरे चैनल पे मैं शेयर भी कर दूंगा। अभी ऑर्गेनिक में पढ़ाया भी था मैंने बच्चों को। ठीक है, तो आप उसे पूरा देखिएगा, 10-15 मिनट ही लगेगा आपको, बहुत क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि अगर दो आपके पास बच्चों आयल या सैंपल दिए जाते हैं और एक का आयोडीन वैल्यू खूब ज़्यादा है, एक का बहुत कम है, तो हम इससे पता लगा लेंगे कि जिसका ज़्यादा उस वाले आयल के अंदर जो उसका फैटी एसिड पार्ट है उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है, जिसका कम है उसके अंदर डबल बॉन्ड कम है या नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अरे बोलो, नहीं समझ में आया?
ठीक है बेटा। हम्म, साथ में आयोडीन वैल्यू जो होती है बेटा सेल्फ लाइफ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1 अपॉन सेल्फ लाइफ। ठीक है, किसका सेल्फ लाइफ? ऑयल का। ठीक है, तो आप ऐसा ऑयल खरीदिए जिसका आयोडीन वैल्यू क्या हो, कम हो बेटा, है ना। और जिसमें अडल्ट्रेशन ज्यादा होगा, आयोडीन वैल्यू क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी बातें। अब एक चीज मैं आपको और सिखाना चाह रहा हूँ इसी से रिलेटेड बच्चों, है ना। इम्प्योरिटी, हाँ। एक होते हैं नॉन ड्राइंग ऑयल, क्या होते हैं बेटा, नॉन ड्राइंग ऑयल। ऐसे ऑयल जिनको हवा में छोड़ दिया जाए तो वो सूखते नहीं हैं, वो चिपकते नहीं हैं। जैसे हम लोगों का सरसों का तेल है बेटा, क्यों, सरसों का तेल हम लोग अब एक एक कटोरी में लगा लेते हैं कई बार सर्दियों में, अब तो खैर कम लगाते हैं, लेकिन गांव में थे तो वही लगाते थे, हमने तो एक्सेप्ट करा है भाई। गांव में सरसों का तेल है, उसमें कपूर वपूर डाल के लगाते थे, सर्दियों में ज़्यादा लगाते थे लोग। अब जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं, आप बाहर आते हैं, तो दुनिया भर के नखरे आपके पास हो जाते हैं, है ना। तो सरसों के तेल को कई बार आज लगाया बच्चों ने, और उसको कटोरी में ही ऐसे छोड़ के रख देते थे, अगले दिन भी लगा लेते थे लोग, राइट। हेलो। या वो जमता नहीं था बहुत ज़्यादा, मतलब वो थिक थिक नहीं होता था। कोकोनट ऑयल में भी ऐसा ही है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो तो। ठीक है, तो हमारे पास आयोडीन वैल्यू के बेस पर ऑयल की कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, उसका अपना कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो पहला जो ऑयल का टाइप है, वो है नॉन ड्राइंग ऑयल। क्या है बेटा, नॉन ड्राइंग ऑयल, है ना। पहला क्या है, हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा जी, कर रहा हूँ। नॉन ड्राइंग ऑयल, इनके लिए जो आयोडीन वैल्यू होगी वो लेस देन 100 होगी। लो बेटा, ये टॉपिक समझ में तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि आयल एंड फैट ऊपर ऊपर से जा रहा है। फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पर भी, है ना। तो उसको फर्स्ट लेक्चर आप वहां से भी देखिए, या यहाँ भी अपलोड हो गया होगा हमारे कैरियर एंडेवर की ऐप पर। ठीक है, अभी चूंकि नए टॉपिक हैं और ये थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक को आप स्लोली ही पढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आप एग्जाम पॉइंट में जल्दी जल्दी पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो पहली बार पढ़ते हैं उनको दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इस जिस, बोलो। कौन सा? हम्म, बिल्कुल। और ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन लग जाएगा। तो जब वो, जो जो चीज खर्च हो जाती है उसके उसका कलर गायब हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर वो वहां डबल बॉन्ड है तो केमेनोफोर खर्च होगा, कंज्यूम होगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर उसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं है, या डबल बॉन्ड है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो गायब नहीं होगा, उसका कलर मेंटेन रहेगा। इसका मतलब, जैसे मान लो कि एक गुफा है, उसके अंदर शेर है। अब पता है कि आपको पता करना है कि शेर है कि नहीं है, तो उसमें बकरी डाल दो आप। आपने बकरी डाली, और बकरी डालने के बाद वैसे ही बकरी वापस आ गई, इसका मतलब शेर नहीं है। और डालने के बाद या तो बकरी आधी कट के आ गई है, या खूना खच्चर हो गया, इसका मतलब शेर है। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है। जो डबल बॉन्ड है वो शेर है, और जो मैं केमनो फोर ब्रोमीन वाटर आइस, ये बकरियां हैं। इनका रिएक्शन करा रहा हूँ। हो सकता है शेर भूखा ही ना हो, जैसे कि बेंजीन में है, वो शेर था लेकिन शेर जैसा बिहेव नहीं कर रहा, है ना। हाँ, तो ये सिंपल सी बात है। अब जब मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया, तो इस आयोडीन को मेजर करने की कोशिश की कि 100 ग्राम ऑयल या तेल में, ऑयल या फैट में के लिए कितने ग्राम आयोडीन की नीड पड़ेगी। ठीक है, 100 ग्राम के लिए। अगर वो 1 किलोग्राम क्वेश्चन में पूछता है तो उसे आप ग्राम के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए 1 केजी ऑयल के लिए 10 ग्राम आयोडीन की नीड पड़ती, तो आयोडीन वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, क्योंकि आपने एक केजी का दिया हुआ है, और हमें 100 ग्राम के हिसाब से निकालना था बच्चों। अरे बोलो।
हाँ 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 हाँ। तो एक तरीके का ऑयल होता है बच्चों, नॉन ड्राइंग ऑयल होता है ना। ठीक है बच्चों, नॉन ड्राइंग ऑयल जिसको हवा में खुला छोड़ने पर जमता नहीं है, सिंपल सी बात है, ऐसे पढ़ लो आप। जो हवा में अगर हम उसे खुला छोड़ दें तो जो जमे ना, ठीक है, हवा में खुला छोड़ने पर जो नहीं जमता है, ठीक है, जो हवा में खुला छोड़ने पर नहीं जमता है। ठीक है बेटा, नहीं जमता का मतलब क्या हुआ, मीन्स इसका मीनिंग क्या है, लो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। जब उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये कहानी होगी, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही ऑक्सीडाइज होकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जम जाता है। समझ में आया? हेलो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, इसका एग्जाम्पल है कोकोनट ऑयल, है ना। क्या है बेटा, कोकोनट ऑयल, ठीक है, जिसमें लो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो या जीरो नंबर हो। तो कोकोनट ऑयल के लिए एग्जाम्पल इसका है बेटा, इस नाते हम कोकोनट ऑयल को लोग मतलब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि आप अलसी का तेल लगाइए, ठीक है। खाने के लिए तो बोल सकते हैं लेकिन लगाने के लिए नहीं बोलेंगे, रीजन अब समझ में आ रहा होगा। इसके लिए जो आयोडीन वैल्यू होगी बच्चों, इसकी जो आयोडीन वैल्यू है वो लगभग है 8 से 10 के बीच में बेटा, ठीक है। रीजन क्या है, बिकॉज हियर फैटी एसिड जो इसमें है बेटा, ठीक है ना, वो कैसा है, सेचुरेटेड है पूरी की तरीके से, कैसा है, सेचुरेटेड है ना। इसके फैटी एसिड कैसे हैं, सेचुरेटेड है, तो आयोडीन वैल्यू बहुत कम हो गया तो जीरो हो जाएगी, जीरो के आसपास आ जाएगी। दूसरा जो आपके पास है बेटा ओलिव ऑयल है, क्या है, ओलिव ऑयल, है ना। ओलिव ऑयल मॉडरेट कैटेगरी में आता है। ओलिव ऑयल को भी डॉक्टर क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ना, जैतून के तेल को, कि भाई इसे लगा सकते हैं आप। इसकी जो आयोडीन वैल्यू है वो लगभग 80 से 90 के बीच में होती है, इसे मॉडरेट की कैटेगरी में कहते हैं, ठीक है। और इसमें लो नंबर ऑफ क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है बेटा। एक होता है सेमी ड्राइंग ऑयल, क्या, सेमी ड्राइंग ऑयल, इसमें आपका आ जाएगा क्या, सरसों का तेल, है ना, इसमें सरसों का तेल आएगा, ठीक है, जो सेमी ड्राइंग ऑयल होंगे। तो ये थोड़ी देर बाद चिपचिपे होते हैं लेकिन फिर गर्म करने पर सही हो जाते हैं, ठीक है, सेमी ड्राइंग ऑयल। इसका मतलब बालों में लगाने के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, बोलो भाई। हम्म, लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक ये पहले उतना होता, ये साउथ इंडियन है ना, वहाँ ज़्यादा होता रहा होगा, ठीक है। तो 100 से 200 के बीच में होता है, ठीक है, 100 से 200 के बीच में इसका रेंज होता है। और इसमें एक होता है मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ठीक है बेटा। 100 से 200 मत लिखिएगा बेटा, 100 से 130 लिखिएगा, 100 से 130। इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, और साथ में सनफ्लावर। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता हम लोगों से क्या, कि जो सन मस्टर्ड ऑयल है वो सेमी ड्राइंग ऑयल आएगा या नॉन ड्राइंग ऑयल होगा या ड्राइंग ऑयल, ऐसा पूछ सकता है अब ना, ये तो पूछेगा टफ क्वेश्चन, क्यों। अब अगर हम पढ़ के नहीं गए तो हमसे गलत हो जाएगा, ठीक है, और पढ़ के गए तो ये गलत ही नहीं होगा आपसे, सिंपल सी बात है ना। तीसरी जो कैटेगरी होगी बेटा वो ड्राइंग ऑयल की होगी, ठीक है। अब ड्राइंग ऑयल की आयोडीन वैल्यू क्या होगी, 130 से ज्यादा होगी, है ना। हवा में रखते ही चिपचिपे हो जाएंगे, बिल्कुल सूख जाएंगे,
ठीक है। ड्राइंग ऑयल की जो आयोडीन वैल्यू होगी वो मोर देन 130 होगी। ठीक है बच्चों, इन्हें जैसे हवा में रखोगे थोड़ी देर बाद ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे। ये ऑयल हवा के कांटेक्ट में आकर एक हार्ड लेयर बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ये ऑयल एयर के कांटेक्ट में आकर हाँ 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 कर एक थिक लेयर बना लेते हैं। ये मुझे क्यों आ रहा है पता, मुझे मेरे गांव में कुछ लोग ऑयल के फैक्ट्री में काम करते थे। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे लगभग 4-5 में जब पढ़ता था, तो गांव में मेरे मंदिर है हमारे घर के जैसे सामने, तो वहाँ लोग बैठते थे। तो जब छुट्टियां होती थी तो वो लोग जो वहाँ से आते थे तो वो लोग बात करते थे कि हम लोग जो है उसके अलसी के तेल निकालते हैं, और वो जब उसको खाते थे, वो लोग मजदूर थे, रोटी वोटी लेके जाते थे, खाते भी थे उसको, तो बोलते हैं वो मतलब स्वाद में मीठा होता था और वो चिपचिपा हो जाता था। क्योंकि गांव में हम लोग सरसों की खेती खूब होती है हमारे यहाँ, तो सरसों का तेल को हम देखते थे। अलसी का जनरली क्या बनाते थे, पाउडर वगैरह बनाती थी मम्मी खाने वाने के लिए, है ना। तो ऑयल, प्रॉपर ऑयल आता नहीं था अलसी का, उसको अलग फूड में या मतलब फूड मटेरियल में डाल डाल के लड्डू उड्डू बना के लोग खाते थे। तो वो बोलते थे कि वो जम जाता है। अब हमें उस टाइम तो आइडिया नहीं था, अभी आपको मालूम होता है जब आप पढ़ते हैं इसको। तो ड्राइंग ऑयल की आयोडीन वैल्यू 130 होगी। ये ऑयल एयर के कांटेक्ट में आकर के एक थिक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक मोटा लेयर बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जरा बताओ। लिंसीड ऑयल, अलसी का तेल। हम्म, ठीक है बेटा। तो लिंसीड ऑयल को देख लेते हैं बच्चों, अलसी के तेल को देखते हैं, है ना। आजकल सबसे ये सुपर फूड की कैटेगरी में बन गया अब तो, क्यों लोग बोलते हैं इसको खाओगे तो आप पतले हो जाओगे, हालांकि होता होता कोई तो है नहीं। ठीक है, लिंसीड ऑयल, अलसी का तेल। अलसी का तेल बच्चों, इसकी जो आयोडीन वैल्यू होती है ना, लगभग 130 से 170 के आसपास होती है। ठीक है, 170 के आसपास होती है ना। मोर डबल बॉन्ड, मोर डबल बॉन्ड परसेंट इन फैटी एसिड। अब इसका यूज क्या करेंगे जरा बताओ, ऐसी क्या चीज बना लें जिसमें ये यूज यूटिलाइज हो जाए। तो पेंट और वार्निश में किया जाता है ना बेटा। इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा, इसका यूज पेंट एंड वार्निश, ठीक है, में करते हैं। क्योंकि उसको थिक करना होता है ना, जैसे पेंट वगैरह आप देखते होंगे जब गांव में होती है या घरों में हम लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो जम जाता है ना। जैसे आपने पेंट करा और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाता है, मजबूत हो जाता है, वही चाहिए भी हमें। अरे बोलो भाई। नहीं, ये आप आयोडीन वैल्यू एक्चुअली में ना खाने से तो डिसाइडेड होता नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आयोडीन वैल्यू के लिए और भी पैरामीटर, मतलब खाने के लिए जो खाने की क्वालिटीज़ है उसके लिए और भी ज़्यादा हमारे पास पैरामीटर्स हैं। वैसे उसमें लोग बोलते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे ऑयल मतलब लिक्विड फेज में होता वही ज़्यादा बेटर होता है ना। क्योंकि वो नसों में जाकर के जमेगा नहीं आपके। ठीक है, हेलो। अब चलो बच्चों इसके, हम, हम्म, सेचुरेटेड को लोग बोलते हैं कि वो जल्दी जम जाता होगा ना, अंदर बॉडी के अंदर। ठीक है,
क्योंकि उसका उस सैचुरेटेड होगा तो फैटी मतलब फैट में आ जाएगा सिंपली, ये सिंपल सी बात है। उसमें बस ये कंडीशन देखते हैं कि जो हमारी नर्व्स में नसों में जा कर के जमे ना, ठीक है, सॉलिडिफाई ना हो, वही बेस्ट होता है। जैसे पाम ऑयल खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है, पाम ऑयल की बहुत ज़्यादा शिकायत है कि पाम ऑयल नहीं खाना चाहिए। भारत ने पाम ऑयल जब से खाना शुरू किया है तब से दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर लो भाई, वही सेम फार्मूला बेटा। क्या होगा जरा बताओ? ब्लैंक माइनस सैंपल तो लेंगे ही बेटा, ठीक है, ब्लैंक माइनस सैंपल इनटू नॉर्मेलिटी लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे? नॉर्मेलिटी इनटू जो आयोडीन हमारे पास है बेटा, आयोडीन है, ठीक है, उस आयोडीन का हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं 100 ग्राम के हिसाब से। किसके हिसाब से? 100 ग्राम के हिसाब से, ठीक है ना, 100 ग्राम के हिसाब से। वैसे 126.9 होता है, तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आता है 12.69। कितना आता है? 12.69 होता है, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होता है? वेट ऑफ फैट और ऑयल, ठीक है। तो बी का मतलब हो गया ब्लैंक, जब आपने आ, उसमें ऑयल नहीं मिलाया है, ठीक है, और एस का मतलब हो गया जब आपने ऑयल मिलाया है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और यहाँ से आयोडीन वैल्यू निकाल लेंगे। और आयोडीन वैल्यू का हमने सारा सिग्निफिकेंस पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आयोडीन वैल्यू का। देखो जरा आप लोग, देखो बच्चों, जो आयोडीन हमारा था ना, आयोडीन था, आयोडीन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 126.9 होता है, ठीक है। हेलो, आयोडीन का कितना होता है बेटा? 126.9 होता है आयोडीन की जो वैल्यू होती है ना। उस 126.9 को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है आपका। अभी तो बताया था मैंने, दोबारा बता देता हूँ, चलो, ठीक है। देखो बच्चों, देखो बच्चों, जो आपका आयोडीन है ना बेटा, आयोडीन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है इसका, आयोडीन का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता 126.9 होता है। इसमें 10 का हम कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं, उस कन्वर्जन फैक्टर की वजह से 12.69 आ जाता है, ठीक है, फार्मूले में। ओके। दूसरी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमने शुरू में, ध्यान से देखो बच्चे, शुरू में हमने दो भी कर लिए, एक में आयल डाला था, एक में आयल नहीं डाला था। जिसमें आयल नहीं डाला था वो ब्लैंक हो गया। अरे बोलो, हेलो, ठीक है, जिसमें आयल नहीं डाला था उसमें भी उतनी ही आयोडीन डाले, और जिसमें आयल डाला था उसमें भी उतनी ही आयोडीन डाले। तो मान लो कि आयल वाले में आपने 10 ग्राम आयोडीन डाले और विदाउट आयल वाले में भी 10 ग्राम आयोडीन डाले। समझ में आई बात? इसको हमने सेक किया आयल वाले को, तो जो 10 ग्राम मैंने आयोडीन डाला था उसमें से कुछ ग्राम आयोडीन आयल के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। अरे बोलो, तो इसमें 10 ग्राम से कम आयोडीन बचेंगे ना, और ब्लैंक वाले में पूरे 10 ग्राम बचेंगे। अब मैं आयोडीन का एस्टिमेशन करता हूँ हाइपो सोल्यूशन के साथ, Na2H2O3 इंटू 5H2O के साथ। तो किसमें ज्यादा हाइपो सोल्यूशन लगेगा, ब्लैंक में या सैंपल में? ब्लैंक में ज्यादा लगेगा। तो ब्लैंक में जो हाइपो सोल्यूशन का वो लग रहा है वॉल्यूम, और सैंपल में जो लग रहा है उनका डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, यही बात है। और आयोडीन का जो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है आपका 126। इसे आप ना थोड़ी सी इसमें से 1.269 करिएगा बेटा, 1.269।
269, हाँ डिवाइड बाय 100 होता है, इस नाते ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ हेलो, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। इतना समझ में तो आ गया होगा बच्चों। अब एक टर्म होता है ईस्टर वैल्यू बच्चों, क्या ईस्टर वैल्यू, ईस्टर वैल्यू लिखो अगला, ईस्टर वैल्यू। बस ये चैप्टर खत्म होने वाला आपका आज। इसके सिलेबस में जितनी चीज़ें थी मैंने लगभग पढ़ा दी है। तो ये होता है सेपनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, ठीक है। दोनों तो आपको पहले समझा ही दिया गया है, सेपनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, ठीक है। सेपनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू बच्चों, ठीक है। बोलो बेटा। सबको ये बात समझ में आ गई है? बोलो बेटा। हम्म, स्टेरॉयड, स्टेरॉयड है सिलेबस में क्या आप लोगों के? पढ़ा दूंगा फिर, तो भी पढ़ा दूंगा, और क्या है ना। ये खत हाँ बताऊंगा, लिपिड भी बताऊंगा, ठीक है। पहले थोड़ी सी अभी इसको कंप्लीट करते हैं, लिपिड तो बता दूंगा अभी। लिखो आप लोग आर एम वैल्यू, रिचर्ड मिसेल वैल्यू है ना, आर एम वैल्यू। अगला लिखो बेटा, आर ई आई सी एच ई आर टी, रिचर्ड, ये नाम है भाई किसी का, ठीक है। रिचर्ड मिशेल वैल्यू, आर एम वैल्यू बोलते हैं वैसे हम लोग, MEISSL, MEISSL वैल्यू, ठीक है। इसको आर एम वैल्यू भी बोलते हैं। एक्चुअली वो स्टेरॉइड तो आपको जब वो पढ़ाया गया था ना, क्या नेचुरल प्रोडक्ट, वहाँ पढ़ाना चाहिए था, और वहाँ हमारे पास क्या होता, मैं सारी आइसोप्रीन रूल वगैरह सब पढ़ा देता आपको। खैर कोई नहीं, पढ़ा दूंगा मैं। बोलो बच्चों। अब वो नेचुरल प्रोडक्ट ही है सारे तो, अगर आपका वो है ना, अगर क्या नाम है, स्टेरॉइड दे दिया, हार्मोन दे दिया है, ठीक है, तो नेचुरल प्रोडक्ट ही तो है वो। तो अब ये आता है कि आरएम वैल्यू क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो 5 ग्राम फैट या ऑयल को बेटा सेपनाइफाई करने के बाद उसमें से निकलने वाले वाटर सॉल्युबल वोलाटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने केवेज की नीड होती है बच्चों, उसी को बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, 5 ग्राम फैट या ऑयल को क्या, 5 ग्राम से शुरू होगा बेटा, 5 ग्राम फैट और ऑयल को शेपनीफाई करने के बाद, ठीक है, शेपनीफाई करने के बाद, 5 ग्राम फैट ऑयल को शेपनीफाई करने के बाद
उसमें से क्या निकलेगा बेटा? जब स्वेपनीफाई करेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा, ठीक है। स्वेपनीफाई करने के बाद उसमें से निकलने वाले वाटर सॉल्युबल वोलाटाइल फैटी एसिड, क्या? वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल वोलाटाइल फैटी एसिड। ध्यान से सुनो बच्चों, हमने जो सैंपल लिया है अपना फैट या ऑयल का, उसका 5 ग्राम लेना है। उस 5 ग्राम फैट या ऑयल के सैंपल को कंप्लीटली सेपिनिफाई करने के बाद, ठीक है, उसमें से जो वाटर सॉल्युबल वोलाटाइल फैटी से एसिड निकलता है, क्या है? निकलता है, उसको क्या करोगे? अब न्यूट्रलाइज करोगे बेटा। न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज करोगे बताओ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए? हाँ, है ना। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 नॉर्मेलिटी के केवेच की जितनी मिलीलीटर ml रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना, जितनी ml रिक्वायर्ड हो बेटा। बस सिंपल सी बात, यानी ये क्या है? 0.1 नॉर्मेलिटी के केवेच का ml में वो वॉल्यूम है जो 5 ग्राम फैट या ऑयल को जब सेपनीफाई किया गया था तो उसमें से निकलने वाले वाटर सॉल्युबल वोलाटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में रिक्वायर हुआ है। इतना समझ में आया? हेलो। हम्म। ठीक है। तो लिखो बच्चों, आर एम वैल्यू एक्चुअली में प्योरिटी को चेक करता है, तो आर एम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन इम्प्योरिटी, सॉरी, हाँ ठीक। तो अगर किसी ने घी में क्या मिला रखा है? इम्प्योरिटी, वनस्पति घी मिला रखा है, ठीक है, तो उसकी आर एम वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी बेटा? नीचे आ जाएगी, ठीक है, लो हो जाएगी। प्योर देसी घी की जो होगी बच्चों, है ना, वो 26 से 30 के बीच में होती है। कितनी? प्योर देसी घी की, तो लिख लो इसको। अब आप आगे से क्या चेक करोगे? अगर आप खरीद रहे हैं पतंजलि घी, है ना, प्योर देसी घी की आर एम वैल्यू कितनी होगी? 25 से 30 के बीच में होगी बच्चों, 25 से 30 के बीच में होगी अगर प्योर है तो। कोकोनट ऑयल का 6 से 8 होगी बेटा। अगर वो कोकोनट ऑयल है तो कितना होगा? कोकोनट ऑयल का होगा 6 से 8 के बीच में। और अगर आपका वेजिटेबल घी है, क्या बेटा? वेजिटेबल घी है जिसको वनस्पति घी कहते हैं, तो इसकी जो आर एम वैल्यू होगी ना, वो लेस देन 1 से कम हो जाएगी। तो यही मिला देते हैं लोग घी में। अरे बोलो, घी में लोग यही मिला देते हैं ना। बोलो भाई। हम्म। आपने डालडा खाया? डालडा सुना है? डालडा तो सुना होगा, आप लोग इतने नए थोड़े हो। बचपन में, जैसे हमारे बचपन में डालडा चलता था, मुझे याद है, वनस्पति घी दिखा, वो एक पीला सा वो आता था। उसमें जब भी गांव में कहीं तेरहवी होती थी, भंडारा होता था, तो उसे यूज करते थे। फिर हमारे यहाँ एक बाबा आए, उनका नाम था जय गुरुदेव, ठीक है। उन्होंने एक अभियान चलाया। उस अभियान में कई लोगों ने तो ये हवा उड़ाया कि उसके अंदर सुअर की चर्बी भी होती है, ऐसा लोगों ने कहा। हालांकि नहीं होता, वेजिटेबल घी होता था, ठीक है। तो लोगों ने उसको एकाएक छोड़ दिया। बहुत सस्ता पड़ता था,
भाई देसी घी बहुत महंगा होता है, मान लो किसी को शादी में मिठाई वगैरह बनाना होता है तो उसे यूज कर लेते थे। वो जम जाता है, अगर आप उस खाओगे तो पता लग जाएगा। हैं? हाँ, वेजिटेबल से ही बनता है बेटा। बोलो बेटा। ड्राइंग आयल बता दिया था मैंने आपको, है ना। हाइड्रोजनेशन भी सिखा दिया था मैंने आपको। हेलो। ठीक है बच्चों, लिपिड जो होते हैं सेम होते हैं बच्चे, लिपिड फैट और ऑयल को ही लिपिड कहते हैं, लेकिन वो इंसॉल्युबल जो होते हैं, बिल्कुल जो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं बेटा, है ना। जो ट्राइग्लिसराइड है इन्हीं को लिपिड कहा जाता है बच्चों। हेलो। लिखो आप, थोड़ा सा लिख लो, लिपिड के बारे में लिख लो। हालांकि सारे ही क्या होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं बेटा। तो लिपिड क्या है बेटा, वाटर इंसॉल्युबल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। जिसको हम फैट या ऑयल भी कह सकते हैं। तो हमारी स्किन के नीचे जनरली क्या होता है, लिपिड की एक लेयर होती है ना। लेडीज में ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली मेल के। इस नाते वो उनकी स्किन कंपेरेटिवली लोग बोलते हैं सॉफ्ट होती है। अब इसका काम क्या है, मतलब लिपिड करता क्या है, ठीक है, लिपिड का फंक्शन क्या है। लिपिड अगर हमारी बॉडी में है तो ये क्या करेगा। अब एक लेक्चर इस पे और लूंगा तो मैं आपको स्ट्राइड वाला पोर्शन करा दूंगा, ठीक है। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये स्ट्राइड इससे बिल्कुल अलग है। और उसका हो गया, डाई वाला हो गया बेटा, डाई है नहीं आपके सिलेबस में। डाई नहीं है फिर, डाई यूपी पीजीटी में होगा आई थिंक। ठीक, एवरीडे लाइफ है, एक लेक्चर ले लूंगा उसको, ठीक है, वो तो बहुत आसान है। सबसे इजी वही लगता है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, है ना। ये कराया नहीं गया अभी। देखो बेटा, एनर्जी स्टोरेज का काम है। ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। यही हमसे पूछ लेगा, एनर्जी स्टोरेज करते हैं, ठीक है, ऊर्जा भंडार हैं आपके। सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, सेल स्ट्रक्चर ही बनाते हैं आपके, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्गेनिक वाले सर ने नहीं पढ़ाया क्या वो पोर्शन, मुझे लगा ऑर्गेनिक वाले ने पढ़ाया होगा। मेरी दिक्कत क्या है कि मैं वो स्लो पढ़ाता हूँ, है ना। सेल स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। फिर ये इंसुलेशन देते हैं, क्या करते हैं बेटा, इंसुलेशन देते हैं। इंसुलेशन देते हैं बॉडी को। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका काम है, इन्हीं की वजह से हार्मोन प्रोडक्शन होता है, क्या, हार्मोन प्रोडक्शन।
इस नाते जब हार्मोन्स की कमी होती है तो आपको बहुत सारे सीड डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये खाते हो, क्योंकि सीड में आयल छिपे होते हैं बच्चों, है ना। बोलो भाई। तो जो आपके फैट और इसके सिलेबस में था मेरा बच्चों, ये मैंने करा दिया है। एक चीज़ आपको रह गया है, टेस्ट हम कैसे करें प्योर घी का, है ना बेटा। ठीक है, प्योर घी का डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो डिटेक्शन आप प्योर घी, है ना। क्या, जैसे ये देखो हमारी बॉडी में अगर हम, आप देखते हो कि जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत थिक, आप लोगों का मैं मोटा हूँ मैं, तो मुझे कंपेरेटिवली कम सर्दी लगेगी ना, लोग कहते भी हैं। घी क्यों खाते हैं, कि घी खाओगे ज़्यादा तो सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त कर पाओगे, है ना। हेलो। यानी कि सर्दी भी तो हीट का ही एक टाइप है, लोअर अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, है ना। हेलो। अब देखो प्योर घी में वेजिटेबल ऑयल मिला है या नहीं मिला, वेजिटेबल घी मिला है या नहीं मिला है, इसका डिटेक्शन करते हैं बेटा। तो देखो प्योर घी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चर्चा का टॉपिक है, कोई हेल्थ से रिलेटेड है ना। प्योर घी, प्योर घी में जो फैटी एसिड हैं बच्चों, उनके क्या नाम है, वो मतलब कौन कौन से फैटी एसिड प्योर घी के अंदर है ना। इसके अंदर जो फैटी एसिड हैं, जो हमारे घरों का मतलब देसी घी कह सकते हैं आप, है ना। देसी घी तो अब मिलना मुश्किल होता है, गाँव में मिलते हैं, शहरों में तो अब मिलना मुश्किल है। ठीक है। का प्रोडक्शन इतना कम होता है कि ओरिजिनल मिल पाना बड़ा मुश्किल है, और लोगों को बहुत सस्ता चाहिए। तो लोग कंपनियों वाले क्या करते हैं, फर्जी या नकली चीज़ें बना के दे देते हैं, चर्बी बेच देते हैं। तो इसके जो फैटी एसिड है, ठीक है ना, फैटी एसिड, जो आपका प्योर घी होता है उसमें जो फैटी एसिड होता है, एक पामिटिक एसिड होता है, ओलेइक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है, और मिरिस्टिक एसिड होता है। पामिटिक क्या होगा बेटा, पामिटिक होगा, है ना, ओलेइक होगा, और स्टेरिक होगा, और मिस्टेरिक एसिड हो जाएगा। ये सारे एसिड हैं जो मेरे प्योर घी के अंदर क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गई बात। प्योर घी की आरएम वैल्यू क्या होगी, हाई होगी या लो होगी, हाई होगी। इसकी जो आरएम वैल्यू होगी वो हाई होगी, सिंपल सी बात है। मैं बताया ही गया है कि इसकी आरएम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ। हाँ फैटी, एफ ए का मतलब फैटी एसिड। तो आरएम वैल्यू लगभग कितना हमने पढ़ा, 25 से 30, 25 से 30, कितना, हाँ लिख दो, 25 से 30 लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब हाई के रेंज में है, ठीक है। अब मुझे डिटेक्शन करना है बेटा। वनस्पति घी में क्या प्रेजेंट होता है, सीसोमाइल, सीसोमाइल समझते हैं, सीसम नहीं जानते। वेजिटेबल ऑयल, जो आपको वेजिटेबल घी के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सीसम ऑयल है। सीसम एक पौधा होता है, क्यों भाई। इसके अंदर होता मेन कंटेंट सीसम ऑयल होता है, ठीक है, और इसी का अडल्ट्रेशन होता है इसमें, है ना, अडल्ट्रेशन। हालांकि अब से इससे आगे चीज़ें हो गई हैं, ये अगर मिलाया जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी।
अब तो क्या करते हैं, सुन नहीं पाओगे, लोग बोलते हैं ऐसा कि कानपुर में जो फैक्ट्रियां हैं, बूचड़ खाने हैं, ठीक है, वहाँ पे जानवरों के जो चर्बियाँ होती हैं उनको मिला देते हैं लोग, और देसी घी के नाम से 500 रुपये केजी सेल कर देते हैं। लोग उसको पूजा में, हवन में, हर जगह यूज कर रहे हैं। तो 5% सीसम ऑयल होता है वनस्पति घी में, ठीक है बेटा। इसे घर पे कर सकते हैं आप लोग। कैसे करेंगे टेस्ट इसको? पाँच एम एल लीजिए आप घी सैंपल, है ना, 5 ml ले लीजिए, घी सैंपल ले लीजिए बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में। इसे करिएगा अगर आप लोग कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या मैं करके ही दिखा दूंगा कल परसों में फ्री हो जाऊंगा तो। 5 ml क्या ले लिया बेटा हमने? सैंपल ले लिया, ठीक है। इसमें 5 ml डालना है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। क्या डालना है? 5 ml डाइल्यूट एसिड डालना है, प्लस इसी में डालना है 10 ml 2% सुक्रोज, चीनी डालना बेटा, सुक्रोज सोल्यूशन। हाँ देखो, 3 चीज़ें चाहिए आपको, तो लैब में आराम से मिल जाता है, चाहिए मतलब शुगर तो घर से ले जा सकते हैं आप, शरबत बना लीजिए आप, ठीक है बच्चों। इसको आप हीट करिए और सेक करिए बेटा, ठीक है। क्या करेंगे आप? हीट एंड सेक। हीट हो गया एंड सेक जेंटली। क्या बेटा? डाइल्यूट HCl ले लो, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट HCl ले लो, है ना। ठीक है बेटा। अब देखो, इसे हीट करेंगे और सेक करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा करने के बाद पिंक या रेड कलर आता है, ठीक है, तो वेजिटेबल घी प्रेजेंट है ना। देखो, इफ पिंक और रेड कलर मिले भाई, एंड देन वेजिटेबल घी प्रेजेंट। समझ में आ गई बात? अगर मेरे वाले जो प्योर घी है, उस प्योर घी के अंदर उसने वेजिटेबल घी मिला करके बेचा होगा, तो जाहिर सी बात है वो पिंक या रेड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है टेस्ट ना, ठीक है। तो ये, हाँ बेटा, हाँ से मतलब तेजी से उसको हिलाना भी है ना गर्म करने के बाद, ठीक है। तो ये GIC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके GDC के लिए भी। जो बच्चे यूपी एजुकेशन या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का पेपर देंगे, और UKPSC में तो आपका ओपनली बोल ही रहा। नहीं नहीं नहीं, इम्प्योर नहीं होता। इम्प्योर सस्ता होता है, वो हेल्थ के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं जितना कि प्योर घी होता है, वो गलत नहीं होता। घी जैसा दिखता है, लोग घी के जगह उसे यूज करते थे सस्ता, लेकिन मान लीजिए कोई चीज 3,000 की बिक रही है, पर केजी होनी चाहिए, आपको कोई 800 केजी करके बेच रहा है प्योर कह करके, और दे रहा है उसमें क्या यही मिला के दे रहा है। इससे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि बहुत थिकी होता है। आप जब खाएंगे इससे बना हुआ लड्डू, तो यहाँ ऊपर चिपक जाएगा, वो आपको फील होने लग जाएगा, ठीक है। हाँ, बोलो भाई, क्लियर हो गया?